निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। आपका कैमरा चला गया। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मेट्रो टुडे लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अब्रिल मलिक। ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, बहुत युवा स्पोक्स पर्सन है और बहुत ही एनर्जेटिक स्पोक्स पर्सन है। मिस्टर अब्रिल मलिक के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इनके डाटास मैंने देख लिए हैं। इनके डाटास की जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट निकलती हैं, जो भी ये कहते हैं वो सत्य होता है। तो आज हम अब्रिल जी से जानेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, जो कि अभी हर स्टेट्स में बीजेपी नजर आ रही है। तो अभी 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें अब्रिल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में हमारी केंद्र में सरकार बनने जा रही है और इसमें जरा भी संदेह आपको अथवा आपके दर्शकों को नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता के हित की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसके आधार पर मैं इस बात को स्पष्ट कह पा रहा हूं आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इसके पीछे अनेकों आधार हैं। हमने गरीबों के लिए कार्य किया है, जनता के लिए कार्य किया है, दबे कुचलों के लिए कार्य किया है, आदिवासियों के लिए कार्य किया है, शोषितों के लिए कार्य किया है। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा हर गरीब का ख्याल रखने का कार्य किया जा रहा है, उसके आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में आ रही है और 500 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी सत्ता में पुनः आ रहे हैं। इसमें कोई शंका अथवा संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जी, एक बात की तो बहुत ही अच्छी चीज है कि जो बीजेपी साथ में लेके चल रही है, एक उनका जो टैगलाइन है वो बहुत ही अच्छा है कि मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी जो टैगलाइन है, इसका तो कोई तोड़ मुझे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास इसका कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा है कि मोदी की गारंटी जहां शब्द आता है सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी है, जो कहा है वो किया है, करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। झूठ बोलने का कार्य कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अथवा कार्यकर्ता कभी नहीं करता। झूठी बयानबाजी, मक्कारी, इस प्रकार के सारे कार्य कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं जी। और हम लोग केवल और केवल सत्य के आधार पर बोलने वाले लोग हैं और इस बात को जनता स्वीकारती है और जनता ने अपनी मोहर लगा दी है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पर मोहर लगाने का कार्य छत्तीसगढ़ की जनता ने किया, राजस्थान की जनता ने किया और मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा भी मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगाने का कार्य किया गया कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी होती है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही हुई कोई भी बात वो सत्य ही होती है। और जो भी घोषणाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई हैं को पूरा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन किया गया है। चाहे वो गरीबों का विकास, गरीबों का कल्याण हो, इसकी चिंता करनी हो कि कोई गरीब भूखे पेट ना सोए। और जिस तरीके से अनेकों कार्य जनता के हित में, जनता के लिए करने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया गया, ये बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं इसके आधार पर ही भाजपा आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कार्य किए हैं, अपने लिए कोई कार्य हमारे द्वारा नहीं किया गया। हम लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए। हम लोग यदि राजनीति में आए हैं तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता को मजबूती प्रदान करने के लिए आए हैं। हम लोग यदि राजनीति में आए हैं तो कुर्सी के लिए नहीं आए। हम लोग यदि राजनीति में आए हैं तो जन सेवा के उद्देश्य के संग आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही स्पष्ट कह सकता है
कि राष्ट्र सर्वोपरि और उसके बाद पार्टी और सेल्फ लास्ट, अपने आप को आखिर में रखकर चलने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेगा आपको। और वो भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने 370 से हटाने का कार्य किया, जिसके कारण राम मंदिर संभव हो सका। और कुछ लोग हैं जिनके पोस्ट आपको नजर आ रहे होंगे, जो कह रहे हैं कि हमारे ऑफिशियल हैंडल्स से गलत पोस्ट कर दिए गए। वो कौन लोग हैं? कपिल सिब्बल हैं और कांग्रेस के लोग। वो कहते हैं राम हमारे भी हैं। अगर राम तुम्हारे भी हैं तो तुमने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों कहा कि वहां पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर का विरोध करने वाला कौन था? कपिल सिब्बल ने एफिडेविट देने का कार्य क्यों किया? ये बात किसी से छुपी नहीं है और सबको मालूम है, जनता जानती है कि ये कौन लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। कपिल सिब्बल जी को भी जनता जानती है, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। और जब जनता के मध्य में ये लोग जाएंगे तो इनको मालूम पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जनता जवाब देती है। जनता बहुत शक्तिशाली है, जनता को आप कमजोर मत समझिए। और जनता की भावनाओं के संग यदि आप खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं तो जनता सब जानती है कि कौन किस प्रकार का है। और जब जनता के मध्य में वोट मांगने के लिए ये कांग्रेस वाले जाएंगे तो इनकी अकल ठिकाने लगाने का कार्य जनता करेगी। जनता भगवान श्री राम का अपमान सहन नहीं कर सकती, नहीं करेगी। और राम मंदिर केवल और केवल भाजपा के कारण संभव हो पाया है। और यदि कांग्रेस का कोई भी इसमें योगदान रहा हो, मैं डंके की चोट पर आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि वे उत्तर दे दे। मैं पूछता हूं कपिल सिब्बल से, यदि राम का सम्मान करते हो तो आप क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि वहां राम मंदिर नहीं था? एग्जैक्टली। अब्रिल जी, एक चीज तो और है कि मोदी जी की गारंटी तो बहुत बढ़िया शब्द है, मोदी की गारंटी। उसके बाद मोदी जी का क्या था? सबके साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया 3 राज्यों में जो इन्होंने किया है, जो सीएम बनाए हैं 3 राज्यों में, वो सीएम आप देखो ना, एकदम ग्राउंड लेवल के सीएम है। इससे ये पता चलता है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं और यहां तक सबका वो ख्याल रख के चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। इसके बारे में बिल्कुल, सबका साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस नारे को सफल बनाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा इसको सफल बनाने के लिए कार्य किया गया है, प्रयास किया गया जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, तो मैं उनको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग हमारे मेंबर के रूप में, हमारे कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी पदाधिकारी के रूप में कार्य क्यों कर रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी जी कौन है? मुस्लिम समुदाय से आते हैं कि नहीं आते हैं? आप बताइए। शाहनवाज हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बिहार सरकार के भी पूर्व मंत्री हैं। वो किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। और मुस्लिम होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं और उनके कारण ही ये पार्टी इतनी मजबूत है। अनेकों नेताओं की मैं ऐसी बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिनको मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट गिनवा सकता हूं कि इतने बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी चल रही है और मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। बहुत पॉपुलर लीडर है मुख्तार अब्बास नकवी जी। और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, सभी लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी के साथ सिख भी नहीं है। सिख क्यों नहीं है? 1984 के सिख दंगे हुए थे, सिखों का नरसंहार कराने का कार्य किनके द्वारा किया गया? जगदीश टाइटलर किस पार्टी के नेता थे? ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे।
कमलनाथ किस राजनीतिक दल में है? कांग्रेस पार्टी में है। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कार्य करते हैं हर बार मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ साथ मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रहे। तो कांग्रेस पार्टी इन लोगों के मार्गदर्शन में चल रही है जो सिख दंगा कराने में मुख्य भूमिका में थे। सिखों को मरवाने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया। और ये समाजवादी पार्टी कौन है? ये समाजवादी पार्टी वही है जिसने मुजफ्फरनगर दंगे कराए, अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसवाने का कार्य मुलायम सिंह यादव के समय में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी वो है जो जमीन से जुड़े एक साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व सौंपती है, चाहे वह मध्य प्रदेश का प्रश्न हो मोहन यादव जी के रूप में, या छत्तीसगढ़ का प्रश्न हो विष्णु देव साय जी के रूप में, या फिर राजस्थान का प्रश्न हो आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में। तो यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मां बेटा और भाई बहन तय करते हैं कि क्या होना है। 10 जनपद से तय होता है कि क्या होना है। यह बहुत दुखद विषय है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कराया। और आपके राजस्थान से आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उसको लीड कर रहे हैं, उस मंत्रालय को। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। जल शक्ति मंत्रालय पहले ये मंत्रालय नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ, अमित शाह जी के कारण हुआ, नड्डा जी के कारण संभव हो सका। और इसके साथ साथ अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई जनहित में। स्वच्छ भारत अभियान की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जबकि ये महात्मा गांधी का सपना था। स्वच्छता का सपने को, महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने का कार्य मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इससे बड़ा कोई प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता। और महात्मा गांधी जी का यह भी सपना था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए आजादी के पश्चात। मैं समझता हूं उस सपने को पूरा करने का कार्य राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी पर्याप्त है। यदि कहीं राहुल गांधी की रैली हो जाए, मैं समझता हूं वहां कांग्रेस का हारना तय है। जहां राहुल की रैली होती है वहां कांग्रेस हमेशा हारती है। और उसके साथ साथ जीएसटी की आप बात कर लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य नोटबंदी के रूप में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सौभाग्य योजना की आप बात कर लीजिए। सौभाग्य योजना किसने चलाई? एयर स्ट्राइक किसके द्वारा की गई? सर्जिकल स्ट्राइक किसके द्वारा की गई? चीन की कमर को तोड़ने का कार्य, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और ये कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बेनामी संपत्ति एक्ट कौन लाया? बीमा योजना कौन लाया? बताइए ना। उज्ज्वला योजना किसके द्वारा चलाई गई? मुद्रा योजना किसके द्वारा चलाई गई? आप बताइए इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई। और ये बिल्कुल सही केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन लाया? प्रधानमंत्री जनधन योजना को नरेंद्र मोदी जी लाए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान ये प्रधानमंत्री जनधन योजना आई। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। और जिन लोगों के खाते नहीं थे उनके खाते खुलवाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। सवर्ण आरक्षण कौन लाया? सवर्ण आरक्षण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आया। आयुष्मान भारत की कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और कांग्रेस वाले तो कर ही नहीं सकते। ये तो केवल और केवल दंगे और बयानबाजी, इन कामों से ही इनको फुर्सत नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं इस देश का विकास, इस देश का कल्याण केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये देश केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जी।
नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को मजबूत करने का कार्य किया। अब आज ये भी मैं ये पूछना, हाँ बोलिए 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 जी, बोलिए अमरीश बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए जी देख, आज ये भी स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से हम अपने साधारण व गरीब से गरीब कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के रूप में स्थापित करते हैं। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी में पैसे के आधार पर निर्णय होते हैं, पैसे के आधार पर टिकट खरीदे जाते हैं, पैसे के आधार पर कार्य होते हैं। यहां टिकट बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कभी करती ही नहीं है, और कभी कल्पना भी मत कीजिए इस प्रकार के कार्यों की। भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देती है जो जनता की सेवा करने के लिए तत्पर होता है, जनता की सेवा कर रहा होता है, जिसका इतिहास होता है कि उसने जनता की सेवा की है। हम जनसेवा के आधार पर टिकट देते हैं। हमारे लिए जनसेवा प्रायोरिटी पर है और कुछ लोगों के लिए भ्रष्टाचार प्रायोरिटी पर है। कांग्रेस वालों के लिए मुख्य प्रायोरिटी पर यही रहता है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ज्यादा पैसे पहुंचा सकता है 10 जनपद को, उसको ही मुख्यमंत्री कांग्रेस के द्वारा बनाया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के रूप में यदि आप देखें तो उसको मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जाता है जो जनसेवा कर सकता हो, जनता के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकता हो, 24/7 जनता के लिए खड़ा रहता हो। और जबकि वहीं कांग्रेस की बात आती है तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो 10 जनपद को पैसे पहुंचाने का कार्य करते हैं। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि वो पैसे पहुंचाने का कार्य कर रहा था 10 जनपद में। ये 10 जनपद में पैसे पहुंचाने वाले बड़े पदों पर पहुंचते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो जनता की सेवा कर रहा हो, जनता के बीच में कार्य कर रहा हो, जनता के लिए कार्य कर रहा हो, उसको बनाया जाता है मुख्यमंत्री, और केंद्र में मंत्री और स्टेट में भी मंत्री, और टिकट भी दिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर संभव है, बाकी किसी पार्टी के अंदर ये संभव है ही नहीं। इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए, और इस बात को भी समझ लीजिए कि किस प्रकार से कुछ पार्टियों के द्वारा दंगे कराए जाते। दंगे कराने का काम पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास ठेका है। समाजवादी पार्टी का एक कार्य है कि दंगे कराए जाए, और आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर वही बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी के पास ठेका है कि दंगे कराए। ये दंगा कराने वाली पार्टियां हैं। जब तक उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की थी तब तक हर जिले में लगातार दंगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश घुसने से लोग डरा करते थे, उत्तर प्रदेश में जाने से डरते थे, जबकि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, एक भी दंगा यदि हुआ हो तो उसका नाम आप मुझे बता दीजिए। नहीं, एक भी दंगा हुआ, एक भी घटना घटित नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए कार्य किया गया, पिछड़ों के लिए कार्य किया गया, हर वर्ग के लिए कार्य किया गया। जबकि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को ही मिलता था, या फिर अखिलेश यादव की जेब को मिलता था। जो बचा हुआ पैसा होता था वो अखिलेश की जेब में जाता था, और बाकी लाभ मुसलमानों को मिलता था। हिंदुओं को लाभ कभी नहीं मिला। हिंदुओं के हक का पैसा अखिलेश की जेब में जाया करता था। हिंदुओं का पैसा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव और डिंपल यादव इनके घर में जाया करता था, समाजवादियों के घर में जाया करता था, और मुसलमानों को उनके हक का पैसा मिला करता था। केवल मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने कार्य किया, जबकि मुस्लिम भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चों को कट्टे पकड़ाने का कार्य, उनके बच्चों को अपराधी बनाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ। और आज उत्तर प्रदेश अपराधी और अपराध मुक्त बन चुका है। अपराध और अपराधी मुक्त बनाने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया गया, और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज ये पूरा देश सुरक्षित है। और इसके साथ साथ चीन आज समाप्त हो चुका है। लगभग
चीन की ये हिम्मत नहीं कि भारत को कुछ कह सके, कुछ बोल सके। और पाकिस्तान में आटे के, दाल के, चीनी के लाले पड़े हुए हैं, खाने के सामान के भी लाले पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, पेट्रोल तक उनके पास नहीं है, वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पाकिस्तान का नहीं हो रहा है, पाकिस्तान समाप्त हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसके कारण, जिसकी एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी का ये नतीजा है, फॉरेन पॉलिसी का ये नतीजा है कि पाकिस्तान को फंड मिलना दुनिया से बंद हो चुका है। पाकिस्तान आज भीख मांगने की कगार पर है और उसका वजीर आजम भीख मांगने के लिए अनेकों देशों में जाता भी है। भीख मांगने का काम इन्होंने चालू कर रखा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में है, उसके कारण ही आज पाकिस्तान शांत बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है और आतंकी पहले भेजने का कार्य किया करता था। लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पाकिस्तान को समझ में आ गया ये देश आज नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और सुरक्षित हाथों में है। जी जी। और मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बयान पाकिस्तान के अंदर हेडलाइन बनते हैं और अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल जब देश की सेना से सवाल पूछते हैं, देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य जब अरविंद केजरीवाल करता है, तो उस समय पाकिस्तान की मीडिया में टॉप पर छपता है अरविंद केजरीवाल का बयान। और आप इस देश की यदि आप बात कर रहे हैं तो आप टीएमसी की बात कर लीजिए, टीएमसी के ऊपर विचार कीजिए। किस प्रकार से ममता बनर्जी केवल और केवल मुसलमान समुदाय का ध्यान रखती हैं और हिंदुओं की हत्या करवाने का कार्य ममता बनर्जी की सरकार के दौरान हो रहा है। जी, हिंदुओं को मरवाने का कार्य ममता बनर्जी करती है। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। किस प्रकार का कार्य कर रही हैं? लगातार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। अब्रिल जी, और जिस तरीके से इस देश में ही बहुसंख्यक आबादी असुरक्षित है। जी जी। अब्रिल जी, ये जो हिंदू थोड़ा सा प्रकाश आप समुदाय है वो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी इस देश में ही, जम्मू कश्मीर में भी असुरक्षित हो रहा है पाकिस्तान के कारण और कुछ आतंकवादियों के कारण, जिनको फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का समर्थन है। और उसी प्रकार से हिंदू समुदाय पश्चिम बंगाल में भी परेशानी में है। और ये हिंदू समुदाय बड़ी कम संख्या में है जम्मू कश्मीर में, ये एक अलग विषय है। मुसलमान कितनी बड़ी संख्या में है ये भी आपको मालूम है। पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो वहां किस तरीके से अवैध वोटर्स बन रहे हैं। जी जी। रोहिंग्या घुसपैठिए और किस तरह के लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं और पाकिस्तानी टाइप के लोग। पाकिस्तान के लोगों को भी अगर आना हो तो ममता बनर्जी के यहां जाओ, टीएमसी के सदस्य बन जाओ और वहां की वोटर आईडी बनवा लो। ये बहुत सरल हो चुका है, बहुत दुखद है। और ये अगर इस प्रकार की घटनाएं इस देश में घट रही हैं तो इससे ये देश असुरक्षित हो रहा है। और ये ममता बनर्जी के कारण यदि है तो ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस देश की जनता को समझना चाहिए, बंगाल की जनता को समझना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी के कारण ये देश असुरक्षित हो रहा है, ममता अपनी वोट बढ़ाने के कारण इस देश को खतरे में डाल रही है, तो ममता बनर्जी के ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। किस प्रकार से अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचारी है, अभिषेक बनर्जी की पत्नी भ्रष्टाचारी है।
जी अब्रिल जी, चलते चलते आपसे मैं ये कमेंट लेना चाहता हूं कि INDIA का क्या होगा, उस पर भी कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन समाप्त होने की कगार पर है। एक व्यक्ति कहता है ये कौन अखिलेश वखिलेश, कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, और दूसरी ओर अखिलेश यादव कहता है कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, और अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने का कार्य किया था। अगर गठबंधन है तो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कैसा कर रहे हैं आप? क्या आपको समझ आ रहा है इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद भी ये कौन सा ऐसा गठबंधन है? ये गठबंधिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन निराला है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ ये नेता प्रचार कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यही गठबंधन है। और ये परिवारवादी लोग हैं, ये सारे परिवारवादी, सारे चोर, लुटेरे, डकैत सब इकट्ठे हो गए, सभी भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। और ये बहुत दुख का विषय है। जिस तरीके से अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, पहले मुलायम सिंह, उसके बाद अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उसके बाद विरासत किसको मिलेगी आपको भी समझ में आता होगा। इनके बच्चों को विरासत मिल जाएगी राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, और इस बात को एक्सपीरियंस के आधार पर कहने वाले व्यक्ति खैर वो आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय अमर सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट एक वीडियो में कहा था यह समाजवादी पार्टी नहीं है, यह नमाजवादी पार्टी है। इस नमाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति वोट देने वाला नहीं है। और यदि आप बात कर लीजिए राष्ट्रीय लोकदल की, तो अजीत सिंह जी के बाद जयंत चौधरी उसके अध्यक्ष हैं, और खुद को चौधरी चरण सिंह जी के आधार पर बताते हैं, जबकि चौधरी चरण सिंह जी ने यह स्पष्ट कहा था कि मेरी राजनीति में मेरा वारिस कोई नहीं होगा, मेरे पुत्र को मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी मत समझिए। ये जाट समुदाय को स्पष्ट किया था चौधरी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी संपत्ति के वारिस जरूर हो सकते हैं। अजीत सिंह जी के बारे में कहा था, स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही थी, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा था जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उस गाड़ी में समझो उस गाड़ी में गुंडा। तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में गुंडा कहने वाले स्वर्गीय अजीत सिंह जी थे, और उनके पुत्र जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष होने के साथ साथ सपा के साथ गठबंधन करके राज्यसभा के सांसद बनने के लिए सपा से गठबंधन करते हैं और राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इससे दुखद बात कोई नहीं हो सकती कि जयंत चौधरी अपने पिताजी के कही हुई बात को नहीं मानते। उनके ना रहने के बाद, उनके रहते समय भी ये स्पष्ट हो चुका था कि इनके उत्तराधिकारी जयंत चौधरी होंगे, और उनके ना रहने के बाद उनकी जो बात थी उसको इन्हें मानना चाहिए था, मैं समझता हूं, और इन्होंने नहीं मानना, ये बहुत दुखद है। जब वो नहीं रहे तो इस दुनिया में, तो कम से कम उनकी बात इन्हें सुननी चाहिए थी। किस प्रकार से जनसभा के दौरान एक वीडियो में उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये गुंडे हैं, जनता को समस्या उत्पन्न करने वाले लोग हैं। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में गुंडा, इस बात को स्पष्ट चौधरी साहब के द्वारा कहा गया था। उसके बाद भी अलायंस करते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। खैर, जनता देख रही है, जनता जानती है, यही इंडी अलायंस है, इसको समझ लीजिए। और कांग्रेस पार्टी की आप बात कर लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी। अब्रिल जी, किस प्रकार से मेरे पास समय इतना ही था, धन्यवाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद समय इतना ही था। इंदिरा गांधी जय के बाद हिंद, राजीव गांधी। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जय हिंद सर, जय हिंद।